पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज गुरुग्राम पहुंचेंगे, जहां जेल में आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दोपहर करीब 2 बजे होने की संभावना है। आपको बता दें कि ईडी ने संजीव अरोड़ा को 9 मई को चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास से पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि ये मामला औद्योगिक जमीन को रिहायशी परियोजनाओं में बदलने से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। पंजाब सरकार ने गर्मी की वजह से सरकारी ऑफिस और स्कूलों का समय बदल दिया है। प्रदेश में अब सरकारी ऑफिस और स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे, दोपहर 1:30 बजे बंद होंगे। यह आदेश 25 मई से लागू होगा। मुख्यमंत्री मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भीषण गर्मी को देखते हुए यह ऐलान किया। पंजाब के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने बेहद ही रेयर सर्जरी कर 1 महीने के बच्चे को नया जीवन दिया। इस सफल ऑपरेशन की जानकारी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि बच्चे की हालत गंभीर थी, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सर्जरी के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ और दुरुस्त है। होशियारपुर के श्याम चौराहे में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां बच्चे से भरी एक स्कूल वैन की तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। इस वैन में लगभग 12 बच्चे सवार थे। गनीमत रही भीषण टक्कर से सभी बच्चे सुरक्षित रहे। हालांकि कुछ बच्चे और वैन ड्राइवरों को मामूली चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह तुरंत अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। पंजाब में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए यह ऐलान किया। पंजाब में 105 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 26 मई को मतदान होगा। मतदान बैलेट पेपर से कराने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए अदालत से मांग की गई कि नगर निकाय चुनाव सिर्फ ईवीएम और वीवीपैट के जरिए कराए जाएं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने संबंधी किसी भी आदेश को रद्द किया जाए। अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसक गतिविधियों के विरोध में डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण एकजुटता मार्च का ऐलान किया। ये मार्च अनिल बागी अस्पताल से शुरू होकर नामदेव चौक तक निकाली गई। शांति मार्च में बड़ी संख्या में डॉक्टर, सलाहकार, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। मोगा में सीआईए स्टाफ वाली गली में एक स्कूटी सवार महिला ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें एक पैदल जा रहे व्यक्ति को एक्टिवा सवार महिला ने टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे। वहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संगठनात्मक बैठक भी की जाएगी। मनोहर लाल शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सामने आ रही लापरवाही को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा समेत कई जिलों के पीएमओ और एसएमओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए। हरियाणा सिविल सेवा रूल्स 2016 के तहत कार्रवाई शुरू होने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और रखरखाव में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। फरीदाबाद में लगातार सरकारी अस्पतालों में आ रही खामियों की खबरों को देखते हुए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर
सविता यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। वहां पर कर्मियों को तुरंत दूर रहने के आदेश भी दिए। डॉक्टर सविता यादव ने अस्पताल में पानी की कमी और सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। रोहतक के जाट में भी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सिविल और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 में चयनित जाट प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। समारोह में हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ठाणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री ने प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि युवा की मेहनत और लगन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम थाने में एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके खाते में पेंशन के 10 लाख रुपए उसने जमा कराए थे, लेकिन वो साइबर ठगी के जरिए उनके खातों से निकाल लिए गए। ठगी के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने हर्ष नाम के आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में देर रात बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया जब सेक्टर 72 स्थित 220 केवीए के मुख्य बिजली घर का ट्रांसफार्मर अचानक फूट गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद एक साथ 7 बिजली घर बंद हो गए, जिसके कारण पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। इसका असर सिर्फ घरों और बिजली तक नहीं बल्कि रैपिड मेट्रो की सेवा पर भी देखने को मिला, जब 1 घंटे तक सेवाएं ठप रही और यात्री परेशान नजर आए। करनाल में भीषण गर्मी और लू ने लोगों को परेशान कर दिया है। दोपहर होते ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिससे सड़क और बाजार सुनसान नजर आए, जबकि दुकानदार ग्राहक न होने से परेशान नजर आए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में देर शाम हाथरस रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक में भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास लोगों ने कड़ी मशक्कत करते हुए पानी डालकर आग पर काबू पाया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी ने कहा कि नमाज केवल निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए, सार्वजनिक सड़कों पर नहीं। उन्होंने कहा कि सड़कों का इस्तेमाल धार्मिक प्रदर्शन के लिए नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में शांति, संस्कृति और अनुशासन बनाए रखने का संकल्प लिया। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा और मानसून सीजन को देखते हुए सड़क व्यवस्थाओं और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रख रही है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि भूस्खलन जोन पर विशेष निगरानी है, संवेदनशील स्थानों पर मशीनें तैनात है। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर किसी भी आपात स्थिति से जल्द कार्रवाई के लिए पोर्टल आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया। उत्तराखंड में मानसून सीजन में पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अभियान तेज कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में मरम्मत कार्य तेजी से जारी है। अब तक करीब 75% काम पूरा हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि विभाग ने 15 मई तक लक्ष्य तय किया था, जबकि बाकी कार्य अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ 19 लोगों के एक ग्रुप ने चुनौती दी है, जिसमें छात्र, अभिभावक और टीचर्स शामिल हैं। ये याचिका क्लास 9th से भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू किए जाने के विरोध में दायर की गई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। सीबीएसई ने 15 मई को एकेडमिक सेशन 2026-27 से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का सर्कुलर जारी किया था। इसका नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू होगा और छात्रों को 31 मई तक तीसरी लैंग्वेज चुनने का समय दिया गया है।
पीएम मोदी आज देश भर के युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित 19वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और चयनित युवाओं से संवाद भी करेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक रोजगार मेला युवाओं को सरकारी जॉब से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बन चुका है। अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के जरिए करीब 12 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। शनिवार को पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया है। डीजल में भी 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब ईंधन की कीमतों में इजाफा देखा गया। लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में शुक्रवार को भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब दुनिया में 50 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत के शहर दर्ज किए गए। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा के कई शहरों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यूपी के 22 शहरों में इस सूची में शामिल हैं। आपको बता दें कि बांदा में लगभग 44 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज था। देश का सबसे गर्म शहर रहा। मध्य प्रदेश में भी यही हालात बने। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम मध्य पूर्वी भारत में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की। साथ ही लोगों से कहा कि जरूरत होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने फैसला अपने पति की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए लिया। आपको बता दें कि उनके पति एक बेहद दुर्लभ हड्डी के कैंसर से जूझ रहे हैं। तुलसी गबार्ड इस मुश्किल समय में अपने पति का साथ देना चाहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार को ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा देने की जानकारी दी। ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान की बनाई गई गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी है। अथॉरिटी के मुताबिक यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा। दरअसल फरवरी में अमेरिकी और इजराइल हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल ट्रैफिक लगभग रोक दिया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हुई। ऊर्जा कीमतों में तेजी आई। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने इस जलमार्ग से राजस्व जुटाने के विकल्प को लेकर बातचीत शुरू कर दी। बांग्लादेश की गृह मंत्री अहमद ने शेख हसीना की वापसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कानूनी प्रतिक्रियाओं के जरिए वापस लाना चाहती है। ये टिप्पणी हसीना की हालिया बयान के बाद आई। इसमें उन्होंने मृत्युदंड का सामना करने के बावजूद बहुत जल्द घर आने की उम्मीद जताई थी। शेख हसीना अगस्त 2024 से बांग्लादेश में नहीं रह रही हैं। जब छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद उनकी अवामी लीग सरकार को गिरा दिया गया था। अहमद ने कहा कि हम उन्हें कानूनी प्रोसेस के जरिए वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हसीना की वापसी में कोई कानूनी बाधा नजर नहीं आती।